हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम डिस्कस करेंगे जिसे लिखा किसने है, एन फ्रैंक ने ही लिखा है। तो बिफोर यू रीड वाले सेक्शन को हम पढ़ेंगे। एनालीज मैरी एन फ्रैंक, इन्हीं का नाम है ये। 12 जून 1929, 12 जून 1929, फरवरी, जिसे फरवरी बोलते हैं, मार्च 1945। मतलब ये एक स्टोरी है। जो एनालीज मैरी नाम है उसका शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु मार्च 1945 को हुई थी। लगभग 15 से 16 साल ये लड़की जी, और ये इसका फोटो है। एक जर्मन लड़की थी, वॉन ज्यूस गर्ल। और कैसी ज्यूस गर्ल थी? अच्छा, ज्यूस गर्ल क्या होती है? एक क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोग होते हैं, ज्यूस लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्म होते हैं या जाति होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी धर्म और जाति में ही डिवाइडेशन था। तो एक ज्यूस गर्ल थी, हु ब्रॉट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जिसने ये डायरी लिखी। हाइडिंग थी तब, हाइडिंग मतलब छिपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक और उसका पूरा परिवार छिपा हुआ था, क्योंकि जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था। जर्मनी का जो डिक्टेटर था हिटलर पूरी दुनिया पर कब्जे के उद्देश्य से नीदरलैंड में कब्जा करने जा रहा था। तो उसी समय की ये स्टोरी है। और ये चूंकि जो हिटलर सपोर्टर थे, वो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और वो ज्यूज के खिलाफ थे। तो ज्यूज को छिपना पड़ रहा था उससे बचने के लिए। तो उसी समय ये भी छिपे हुए थे, इनका पूरा परिवार छिपा हुआ था एन फ्रैंक का। तो उसी समय की ये स्टोरी है, उसी समय लिखी हुई ये डायरी है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजी पावर बन गई, यानी नाजी ने पावर गेन कर ली, यानी नाजी की सरकार बन गई, आप ऐसे कह सकते हो। नाजी कौन था? नाजी कोई नहीं था, नाजी एक आइडियोलॉजी थी। कौन सी आइडियोलॉजी? जो हिटलर को फॉलो करते थे। तो हिटलर के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जब जर्मनी पर कब्जा कर लिया, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। हालांकि ये लोग तो जर्मनी से बाहर नीदरलैंड में आ गए थे, लेकिन फिर भी जब जर्मनी पे पूरा कब्जा हो गया, तब नाजीज ने कब्जा शुरू करना कहाँ किया? नीदरलैंड में। और ये नीदरलैंड में ही फंस के रह गए। नीदरलैंड में कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। फिर देखिए, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जैसा कि जो परसिक्यूशंस थे, परसिक्यूशन मीन्स क्या होता है? परसिक्यूशन मीन्स होता है अत्याचार। जो अत्याचार थे जर्मन ज्यूज के खिलाफ, वो इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि जब नाजी गवर्नमेंट बन गई थी, तो जो अत्याचार थे, जो परसिक्यूशंस थे, परसिक्यूशन अत्याचार होता है, वो इंक्रीज हो गए थे। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। और उस पूरे परिवार को हाइडिंग होना पड़ा, छिपना पड़ा जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स, कहाँ छुपे थे वो? हिडन रूम मतलब कुछ जो कमरे थे, जो सीक्रेट कमरे थे, उनमें छिपना पड़ा। वो भी किन के कमरे? इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स। अच्छा, ये ओटो फ्रैंक कौन है? ये एन फ्रैंक के फादर हैं। अपने फादर का इनके जो ऑफिस था, उस ऑफिस बिल्डिंग में इन लोगों को छिपना पड़ा। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, मतलब लगभग 2 साल छिपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना। जो ग्रुप था पूरा जो छिपा हुआ था, उसे धोखे से पकड़ लिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसे ले जाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे? जो हिटलर था उसने कुछ ऐसे कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे, जहां पर लोगों को, ज्यूस लोगों को भर दिया जाता था, और वहां उन्हें उन्हें प्रताड़नाएं की जाती थी और उन्हें मार दिया जाता था। तो ऐसी जगह में उन्हें ले जाया गया। वेयर एन डाइट, जहां पर एन फ्रैंक, जो ये राइटर है इस चैप्टर की, उसकी डेथ हो जाती है टाइफस से। टाइफस एक बीमारी होती है। इन वर्जिन वेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, और कुछ ही दिनों बाद उसकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक भी मर जाती है। मतलब दोनों सिस्टर ये खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है इनकी। हर फादर ओटो, उसके जो फादर थे ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। उस पूरे ग्रुप में केवल एक ही व्यक्ति बचा था, वो भी कौन बचा था? उसके फादर ओटो। रिटर्निंग टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम वापस आते हैं आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो जाता है। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्हें ये पता लगता है कि उनकी जो डायरी थी एन फ्रैंक की, वो सेव है, वो बची हुई है अभी तक। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, जब उन्हें ये कन्विंस हो जाता है, कन्विंस होता है भरोसा होना, ऐसे समझ लीजिए। वो जब उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये जो डायरी है तो एक यूनिक रिकॉर्ड है यार, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। यूनिक मीन्स होता है बिल्कुल अनोखा। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, और वो फिर एक्शन लेते हैं उसे पब्लिश कराने के लिए, उसे पब्लिश कराते हैं इन इंग्लिश अंडर द नेम, और किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और किस नाम से पब्लिश कराते हैं? यंग गर्ल की डायरी।
15 साल की लड़की जिसका जन्म होता है और 15 साल के बाद खत्म हो जाती है, उसकी डायरी, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, देखते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। जो डायरी थी वो उसे उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। डायरी मिली कब थी एन फ्रैंक को? उसके 13वें जन्मदिन पर। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। मतलब उस डायरी में क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज लिखना। क्रॉनिकल मतलब एक टाइम फ्रेमिंग में कोई चीज लिखना, जैसे पहले क्या हुआ, फिर 1942 में क्या हुआ, 1943 में क्या हुआ, मतलब एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ लिखा हुआ था। और पहली एंट्री कब थी? 12 जून 1942 और लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944। मीन्स 2 साल लगभग उसे वो डायरी लिखने को मिली और उसने उसमें क्या लिखा ये हम पढ़ेंगे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। और अंततः, इवेंचुअली अंततः कह सकते हो, ये डायरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इसे ओरिजिनल तो डच में लिखी गई थी, डच लैंग्वेज में, लेकिन बाद में से बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये दुनिया की उन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविजन भी बने, थिएटिकल प्रोडक्शन और भी कई सारे थिएटर जो नाटकीय रूपांतरण होता है वो हुआ। एंड इवन एन ओपेरा, और एक नाटक, बहुत बड़ा नाटक भी हुआ। बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर बेस्ड, मतलब इस डायरी से रिलेटेड पिक्चर बनी। कोई भी अच्छा टॉपिक होता है तो हम देखते हैं बहुत सारी मूवी भी उस टॉपिक पर बन जाती हैं और किताबें लिखी जाती हैं, नाटक किए जाते हैं, तो वो सब कुछ इस डायरी को लेकर हुआ। एक 15 साल की लड़की ने कुछ ऐसा लिख दिया जिस पर पिक्चर बनी, जिस पर नाटक किए गए, जिस पर टेलीविजन में सीरियल आए, ये सब कुछ हुआ। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और ये डायरी डिस्क्राइब करती है, हालांकि वो लड़की छोटी थी लेकिन फिर भी वो बहुत मैच्योर थी और बहुत इंसाइटफुल थी। इंसाइटफुल मतलब जिसके अंदर आंतरिक दिमाग ज़्यादा हो, ठीक है, दिमाग से भरी हुई मान लो। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये डायरी हमें प्रोवाइड करती है, हमें बताती है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, हमें प्रदान करती है एक इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जब नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था, ऑक्यूपेशन मतलब होता है कब्जा, जब नाजी आइडियोलॉजी यानी हिटलर जब कब्जा कर रहा था तब डेली लाइफ कैसी थी, मतलब रोज के जीवन कैसे जी रहे थे लोग, इसको ये डायरी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, जो एन फ्रैंक थी वो बन चुकी थी उन सबसे ज्यादा रिनोन्ड पर्सन में से एक। रिनोन्ड मीन्स होता है फेमस, क्या होता है फेमस, फेमस का मतलब क्या हो गया, प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। और जितने भी लोगों की चर्चा चलती थी उस होलोकास्ट के जो विक्टिम थे, होलोकास्ट मीन्स क्या होता है, तबाही, तबाही थी भाई, जो ज्यूज के लिए तो तबाही थी, और विक्टिम मीन्स पीड़ित। उस तबाही में जो जो पीड़ित थे उनमें जब जिन ज्यादा लोगों की चर्चा होती थी उनमें से एन फ्रैंक एक थी। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी को जो कि स्टार्ट होती है यहां से। क्योंकि एन फ्रैंक ने खुद लिखी है तो उसने अपनी फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिखी गई है, वो आई करके बोल रही है, मतलब अपने बारे में खुद बता रही है। फिर देखिए, राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी डायरी में लिखना एक वास्तव में बड़ा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया होगा, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, अजीब सा एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को डायरी लिखना बड़ा अजीब है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट आल्सो बल्कि बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। अब क्या हुआ, उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा इसलिए मुझे थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और ध्यान कर लीजिए, ये जो दो कंजंक्शंस होते हैं नॉट ओनली और वट आल्सो, ये आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये लिखा है नॉट ओनली और ये लिखा है वट आल्सो, तो नॉट ओनली वट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि, इस नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, कहते नहीं ना केवल उसने हमें पढ़ाया बल्कि हमें लिखना भी सिखाया, तो बल्कि, इसलिए ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो न केवल मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा था इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, लेकिन जो मेन रीजन है कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि मैंने ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा, क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि दैट लेटर ऑन, इसके बाद, नेदर आई, ना तो मैं और ना कोई एनीवन एल्स, मतलब ना कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स, कि वो एक कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, म्यूजिक कहानियां कह सकते हो, ऑफ अ 13 year ओल्ड स्कूल गर्ल, की जो 13 साल की लड़की की कहानियां कौन पढ़ेगा। तो उसने सोचा यानी स्टोरी लिखना या डायरी लिखना इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे पता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा लिख देगी कि दुनिया उसे पढ़ेगी, लेकिन वो लिख यही रही है कि मुझे लगता है कि कौन उसे एक 13 years ओल्ड गर्ल की
कहानियाँ या जो जो मैं लिख रही हूँ उसे पढ़ेगा। ओह वेल, लेकिन फिर भी इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। इट डजंट मैटर का मतलब कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं चाह रही हूँ, मुझे एक नीड भी है कि मैं ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों को क्या करूँ, ऑफ माई चेस्ट, मतलब मैं मन हल्का कर लूँ। ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ दूर कर देना, चेस्ट मतलब सीने से। अब सीने का मतलब समझ रहा है, मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो मैं किसी से नहीं कह पा रही हूँ, मैं छिपी हुई एक जगह पर रह रही हूँ, तो मैं चीज़ें किसी को बता दूँ। अब बताने के लिए तो कोई नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे डायरी पे लिख दूँ। तो उसने मन हल्का करने के लिए उस डायरी राइटिंग शुरू कर दी है। फिर देखिए, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत अच्छी बात है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी काम करेगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब धैर्य। पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। लोग घबरा जाते हैं, आपको भी टेंशन में डाल देते हैं, लेकिन पेपर ऐसा नहीं करता। आई थॉट, मुझे लगता है, ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड आई वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। क्या है? आई थॉट, मुझे लगता है, या मैंने सोचा उस समय, ऑफ दिस सेइंग, इस सेइंग को, सेइंग का मतलब इस कहावत को, कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है आदमी की अपेक्षा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, ये मैंने उन दिनों सोचा, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, डरी हुई थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और मैं घर पे बैठी हुई थी, विद माय चिन इन माय हैंड्स, अपनी जो चिन है, चिन का मतलब ठोड़ी वगैरह, ये जो हम मुंह अपना अपने हथेली में रखे, हथेली में रखे मतलब समझ रहा है, जैसे कोई ऐसा बच्चा इस तरीके से हाथ कर लेता है, मतलब अपना बिल्कुल बोर, मतलब मुद्रा में बैठा होता है। बोर का मतलब उदास होकर अपने हाथ पर अपना चेहरा रख के बैठता है। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है विदाउट एक्टिव, मतलब जो एक्टिव ना हो, बिना एनर्जी के, कोई काम ही नहीं है, केवल छुपे रहना है, किसी से खेलना भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय कैसी कंडीशन होगी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना चाहिए बाहर या नहीं जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, फिर भी मैं रुकी रही, वेयर आई वाज, जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स होता है सोचना, विचार करना। मैं सोचती रही, विचार करती रही। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और फिर मैंने यही सोचा कि यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग नोटबुक ग्रैंडली refer to as a diary, unless I should never ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. क्या हुआ कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, और जैसा कि मैं प्लान कर चुकी थी कि इस डायरी को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। ये स्टिप बैग नोटबुक, स्टिप बैग का मतलब जिसका कवर मजबूत हो, स्टिप का मतलब मजबूत, बैग का मतलब जो बैक कवर, ये जो मजबूत कवर वाली जो नोटबुक है, इसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे रेफर किया जाता है एज अ डायरी के रूप में, अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक क्यों ना मैं इसी को मान लेती हूँ। और चूंकि ये थोड़ा सा, इससे कोई डिफरेंस भी नहीं हो रहा है, जरा सा भी अंतर नहीं है, ये एक मेरे फ्रेंड की तरह है, तो क्यों ना मैं इसी को अपना दोस्त बना लूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर बैक आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं डायरी रखूँ इन द फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस पर। क्यों क्यों मुझे ये लगा कि मुझे डायरी ही फर्स्ट प्लेस पर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्त कोई है नहीं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इन मोर क्लियरली, चलो मुझे और क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, ऐसा कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है इस दुनिया में, क्योंकि सब लोग एक साथ थे उस समय, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था, तो वो तो मजबूरी में थी। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव, उसने कहा कि मैं भी नहीं हूँ अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे एक लविंग पेरेंट्स हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की मेरी एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर छिपे हुए थे। वो 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, फैमिली, और मेरी एक प्यारी आंट है, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस नहीं, बल्कि अगर ऑन द सरफेस का मतलब अगर रियलिटी कही जाए, अगर बिल्कुल मतलब मेन बात की जाए, ऑन द सरफेस का मतलब जैसे कहते नहीं, अगर मेन बात तो ये है, तो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्चे दोस्त के अलावा। मतलब एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, मतलब सब कुछ है लेकिन एक दोस्त, सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, जो कुछ मैं सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कि जब मैं अपने दोस्त के साथ होती थी कितना अच्छा समय गुजारती थी, ये गुजारती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, हालांकि मैं अपने फ्रेंड से कुछ और स्पेशल चीज़ थोड़ी कहती हूँ, बस वही दिन भर की बातें, गपशप हो जाती है, वो होती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर,
मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हम कोई और क्लोजर होते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो कि हम लोग बिल्कुल कन्फाइड नहीं होते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करते। मतलब दोस्त भी मैं बनाती हूँ तो बड़ा फॉर्मल टाइप दोस्त बनाती हूँ, आपस में डेली की बातें होती हैं, हंसी मजाक चलती है, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली बात नहीं होती। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसी चीज़ें होती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वो चीज़ें चेंज भी नहीं होती, मतलब चेंज होने योग्य भी नहीं होती। लायबल टू का मतलब योग्य होना, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इस यही रीज़न है कि मैंने डायरी को स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्त कोई है नहीं किससे अपनी बात करें। हालांकि वो ज़्यादा पर्सनल बात करती भी नहीं थी किसी से, कॉमन बात सबसे करती थी, तो वो अपनी डायरी से भी वही कॉमन बात करने को थी। उसने कहा कुछ ऐसा पर्सनल है भी नहीं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ये जो जिस फ्रेंड की मैं खोज कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक दोस्त बन जाए, उसकी इमेज को इनहेंस करने के लिए, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना, इमेज का मतलब उसकी, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारा दोस्त ऐसा हो, तो उसकी इमेज को और ज़्यादा इनहेंस बढ़ाने के लिए, किसकी इमेज को, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड मतलब जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही हो, लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है दोस्त की, उस दोस्त की इमेज को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में मैं लिखूंगी कि दोस्त से मैं क्या क्या बातें करूंगी, तो वो इस डायरी को दोस्त मान के वो लिखती है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में फैक्ट तो लिखने जा नहीं रही। फैक्ट का मतलब जैसे दिन ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए या शाम को जल्दी सोना चाहिए, तो ये सब फैक्ट होते हैं। तो वो कह रही है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं लिखूंगी, मैं ऐसी चीज़ें जॉट डाउन नहीं करूँ। जॉट डाउन मीन्स होता है वैसे तो संक्षेप में लिखना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं फैक्ट नहीं लिखूंगी अपनी डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं ये चाहती हूँ डायरी मेरी दोस्त है, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी को क्या नाम दूंगी, किटी नाम दूंगी। मतलब उसने डायरी का एक फ्रेंड के रूप में यूज़ किया और उसे नाम दिया किटी का। आगे बढ़ते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, जैसा कि, अच्छा सेंस कभी भी शुरुआत में आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है जैसा कि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, जो मैं इस कहानियां सुना रही हूँ किटी को, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि किटी मेरी दोस्त है, डायरी मेरी दोस्त है, और मैं इसे कहानी सुना रही हूँ, उनको कौन समझने की कोशिश करेगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मुझे ऐसा करना पड़े, यदि मुझे, प्लंज मीन्स वैसे तो छलांग लगाना होता है, लेकिन क्या कह रहा है कि यदि मुझे अभी से ऐसा करना पड़े, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक छोटा सा स्केच प्रोवाइड कराऊंगी, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, क्योंकि मैं ऐसा करना ज़्यादा डिसलाइक करती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक संक्षेप दे रही हूँ। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल का मतलब प्यारा, मेरे पिता जो सबसे प्यारे फादर हैं, आई हैव एवर सीन, जहाँ तक मैंने देखा है, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं थे। यानी मतलब जो इसके फादर थे वो 36 साल की एज में शादी करते हैं, 36 ईयर की एज में, एंड सी वाज 25, और उसकी माँ कितनी साल की थी, 25, 25 साल की। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, 1926 में मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म होता है। ये आपको नाम थोड़ा सा याद रखना। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड, इसे पूछा जा सकता है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता एमिग्रेट कर गए। एमिग्रेट मीन्स होता है दूसरी जगह जाकर रहना, बसना, ठीक है, दूसरी जगह जाकर, मतलब हॉलैंड में रहने लगे कब से, 1933 से। माई मदर एडिथ हेलेंडर फ्रैंक, ये उसकी माँ का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेंट विद हिम, वो भी मेरे पिता के साथ चली गई टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन सितंबर में, मतलब मेरे पिता कब गए थे, मेरे पिता हॉलैंड 1933 में गए थे, स्टार्टिंग में गए होंगे, और उसके बाद सितंबर में उसकी माँ भी चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर, मार्गोट और मैं, सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, मुझे भेज दिया गया एचन में, एचन एक जगह का नाम है, किस लिए भेज दिया गया, जिससे कि मैं रुक सकूं, कहाँ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ। मतलब मदर फादर दोनों चले गए नौकरी, जो भी बिजनेस कर रहे थे उसके सिलसिले में, कहाँ, हॉलैंड, और मैं और मेरी सिस्टर कहाँ रुक गई, एचन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और अगली फरवरी में मैं भी उसी के साथ या उसी के यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, हॉलैंड पहुँच गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मुझे वहाँ क्या कर दिया गया, मुझे मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में प्लंग डाउन कर दिया गया। प्लंग डाउन मीन्स पटक देना या रख देना, ठीक है, पटक देने का सेंस नहीं है यहाँ पर, ये बताया गया कि मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गोट को
दे दिया गया, मतलब ये कह दिया गया तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम और दोनों साथ में रहो, ये तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आप इन मीनिंग को भी लिख सकते हो। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना चाहिए उसे तुरंत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं और आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहूँ तो लिख दूं, लेकिन फिर आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ इस पर। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप कहेंगे कि आपको नीड है कि मैं मीनिंग लिखूँ, तो यू में कमेंट अस, तो आप हमें कमेंट कर दें। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने फिर स्कूलिंग मेरी शुरू हो गई, और मैं कौन सी स्कूल जाती थी? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक मैं 6 साल की थी मैं उसी स्कूल में रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म को स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट क्लास को स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज क्यूपरस, और जब मैं 6th क्लास में आई तो मेरी जो टीचर थी उनका नाम क्या था? मिसेज क्यूपरस। द हेड मिस्ट्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस पूरे साल के एंड में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स होता विदाई। जब हमें वो स्कूल छोड़ना पड़ा तो हम दोनों की आंखों में क्या थे? टीयर्स थे। टीयर्स मीन्स आंसू। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, और वो जो फेयरवेल थी, वो जो विदाई थी, वो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी, दिल को तोड़ने वाली थी। मतलब हम एक दूसरे से अलग होना नहीं चाह रहे थे, हम और हमारी टीचर, लेकिन फिर भी हमें ऐसा होना पड़ा, इसलिए हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर 1941, अब बात आती है 1941 की। ग्रांडमा फेल इल, ग्रांडमा बीमार हो जाती हैं, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरे बर्थडे पर सेलिब्रेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि दादी बीमार है, तो सेलिब्रेशन कैसे हो जाएगा? ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, और फिर ग्रांडमा की डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं कितना उन्हें याद करती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और कितना उन्हें अभी तक प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इज इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और ये जो मेरा बर्थडे था 1942, ये उसी का मेकअप था। मेकअप का मतलब कहते हैं उसी जो याददाश्त थी, जो पुरानी दुख भरी याद थी, उसको दूर करने के लिए एक मेरा बर्थडे था। ग्रैंड मास कैंडल वाज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के लिए कैंडल जलाई गई, और जो कैंडल थी उनके साथ साथ। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम जो चारों लोग थे, कौन चारों लोग? मदर, फादर, सिस्टर एंड सी। हम जो चारों लोग थे वो आसानी से अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और उसी का नतीजा है कि आज की डेट 20 जून 1942 आ गई। मतलब आज की डेट तक मैं ऐसे हूँ, जिसने पीछे की कुछ स्टोरी बताई है। बाकी अब वो अब से जो डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है वो बताएगी, क्योंकि 20 जून 1942 को ही तो उसे डायरी मिली थी। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो मेरा डेडिकेशन है डायरी के प्रति, वो अब दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। अब देखिए, डेडिकेशन मीन्स होता है एक तरीके से कहते हैं श्रद्धा भाव, या कह सकते हैं आप डेडिकेट करना अपने आप को, मतलब लगाना। अब ये स्टोरी, अब ये डायरी लिख रही है। ये डायरी कौन से दिन की लिखी हुई है? ये जो हम पढ़ेंगे ये 20 जून 1942 की स्थिति है। क्या था? डियरेस्ट किटी, किटी कौन है? किटीज की डायरी का नाम है, तो डायरी को क्या मान रही है? दोस्त। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारा पूरा क्लास क्या कर रहा था? क्वेकिंग कर रहा था इन इट्स बूट्स। बूट्स मतलब होता है जो स्टूडेंट जूते पहनते हैं वो, और क्वेकिंग मीन्स, अच्छा क्वेकिंग इन इट्स बूट्स एक तरीके से ये फ्रेज है या फिर ईडियम कह सकते हैं। ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरना, डर के कांपना कहते नहीं है। शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब हम लोग डरे हुए थे, पूरी क्लास हमारी डरी हुई थी। क्यों? द रीजन, रीजन क्या था? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जो रीजन था, इज फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन हु विल मूव अप, कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन केप्ट बैक रहेगा, मतलब उसी क्लास में रहेगा। अब ये तो बहुत कठिन समय होता है क्लास में, आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में, हमें बड़ा डर रहता है कि फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। तो दैट वाज द कंडीशन। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, लगभग आधा क्लास तो बैट लगा रहा था। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। जीएन उसकी दोस्त होगी, ये जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप हंस रहे थे। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, किन पर हंस रहे थे? जो दो बच्चे या दो लड़के जो हमारे पीछे थे, सीएन एंड जैकस, ये दो बच्चों का नाम है, दोस्त मतलब लड़कों का। who have staked their entire holiday saving, जिन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडे सेविंग थी, जो छुट्टियों में उन्हें जो पैसे मिलते थे, उस पूरी सेविंग को उन्होंने स्टैक कर रखा था। स्टैक मीन्स होता है दाव पर लगाना। क्या होता है? लिख लो चाहो तो, दाव पर लगाना। उन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडे सेविंग थी उसे दाव पर लगा रखा था। फिर देखिए, इट इज यू आर गोइंग टू पास, और वो आपस में एक दूसरे से, सॉरी, ऑन देयर बेट, उन्होंने पूरी जो इनकम थी वो दाव पे लगा रखी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरे सुबह से लेकर शाम तक। इट इज यू आर गोइंग टू पास, और वो यही कहते रहते थे कि तुम पास होने वाले हो,
नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब एक दूसरे से ये कह रहे थे तुम पास हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे मैं नहीं हूँ, फिर दूसरा कहता नहीं मैं नहीं होऊंगा तुम हो जाओगे पास, मतलब एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे। इवन जीएस, प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और यहाँ तक कि जो जीएस, जीएस का मतलब एक इसके दोस्त का ही नाम होगा, प्लीडिंग ग्लांसेस वो बड़ा मतलब प्लीडिंग का मतलब होता है एक तरीके से हैंकरिंग करना, हैंकरिंग मीन्स आप समझ रहे होगे जैसे रिक्वेस्ट करना, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम डाउन, मतलब मैंने उसने बड़ा मतलब समझाया कि क्यों इतनी टेंशन लेते हो, मतलब एक तरीके से प्लीडिंग किया, प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट की, और मैंने फिर क्या किया, मैंने गुस्सा किया, कांट काम देम डाउन, फिर भी वो लोग शांत नहीं हुए, उसने कहा कि क्यों टेंशन ले रहे हो, उसकी दोस्त ने, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि शांत नहीं होगे तुम, पास होगे तो होगे, नहीं होगे तो नहीं होगे, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं हुए। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मुझे जो लग रहा था कि इतने डमी हैं, डमी का मतलब बेवकूफ लोग, मतलब कम पढ़ने वाले बच्चे, इतने डमी थे कि लगभग एक क्वार्टर क्लास का एक चौथाई हिस्सा तो मुझे लग रहा है वापस ही रहेगा, मतलब वो पास ही नहीं होगा, वो फेल हो जाएंगे। बट टीचर्स, लेकिन जो टीचर्स होते हैं, आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है टीचर के लिए। इसने कहा है, एन फ्रैंक ने कहा है कि जो टीचर्स हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका अंदाजा न लगाया जा सके, क्रिएचर का मतलब जीव, टीचर कैसे हैं, अनप्रिडिक्टेबल जीव हैं ऑन अर्थ पर, सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, मतलब वो क्या कब करने लगेंगे कुछ नहीं पता है, कौन सा डिसीजन लेंगे उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वो ये कह रही है। आई एम नॉट सो वरीड, मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड माई सेल्फ, मेरी अपनी, क्योंकि मुझे पता था वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट था जिसके लिए मैं श्योर नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, नहीं, वो क्या था, मैथ था। एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, हम कर भी क्या सकते थे वेट के अलावा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, और तब तक हम सब एक दूसरे से ये कह रहे थे कि लूज हर्ट मतलब हिम्मत मत हारो, कुछ भी होगा पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने जितने भी टीचर्स थे उन सबसे गेट अलॉन्ग थी, गेट अलॉन्ग मतलब काफ़ी परिचित थी मतलब वेल बिहेव्ड थी, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, टीचर से मैं अपनी बात कह लेती थी, मैं जानती भी थी टीचर को, पूरी तरह से परिचित थी। गेट अलॉन्ग का मतलब परिचित होना होता है एक तरीके से। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, कितने टीचर थे, 7 मैन थे और 2 वीमेन थी, 9 टीचर थे। मिस्टर किसिंग, एक उसमें टीचर थे मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी, वो थोड़ा सा ओल्ड फॉगी थे, ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन पीपल, मतलब जो पुराने जमाने के व्यक्ति, हु टीचर्स मैथ, वो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे अनॉयड रहते थे हमेशा, अनॉयड मीन्स होता है चिड़े रहना, ठीक है। फॉर एजेस का मतलब एजेस तो नहीं कहेंगे, ये तो एक तरीके से उसने हाइपरबोल का यूज किया है, कि वो मुझसे बहुत सालों से कैसे रहते थे, अनॉयड रहते थे, ऐसा नहीं होता है लेकिन कभी कभी लगता है हमें। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्यों मुझसे अनॉयड रहते थे, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफी वार्निंग के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। कौन सा होमवर्क, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे दिया कि ये ऐसे लिख के लाओगी, ये चैटर बॉक्स, ऐसे का नाम क्या दिया, ये चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स होता है बातूनी, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बातें करता है, दैट इज कॉल्ड चैटर बॉक्स, उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। अब देखिए, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब टॉपिक का नाम है ये चैटर बॉक्स, क्या लिख सकते हैं आप उसके बारे में। एन फ्रैंक सोच रही है मैं इसमें लिखूं क्या, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मुझे बड़ी चिंता थी उसके बारे में। आई डिसाइडेड, फिर मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जो टाइटल है उसे अपनी नोटबुक में जॉट डाउन किया, लिखा जल्दी से। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने टाइटल लिख के वो किताब को अपने अंदर रख लिया, मतलब अपने बैग में, और शांत हो गई, चुपचाप बैठ गई। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैव फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना पूरा होमवर्क खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी नज़र उस ऐसे पर पड़ी जो मैंने नोट लिख रखा था अपने ऐसे पर, जो उन्होंने होमवर्क दिया था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट था, द चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स के बारे में मैंने सोचा कि क्या करें। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं अपने जो फाउंटेन पेन था उसके, कुछ बच्चे देखे होंगे आपने कि वो पेन या पेंसिल को ऊपर से चबा लेते हैं, ऐसी एन फ्रैंक थी, तो मैं उसे चबा रही थी टिप को अपने पेन की। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। हर कोई चाहता तो क्या करता, रैम्बल ऑन कर सकता था। रैम्बल ऑन का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे लिख देना, जब लिखने को दिया है तो कुछ भी लिख दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, और ना ही तो मैं बड़े बड़े स्पेस छोड़ रही थी बीच में। अच्छा, क्या होता है जब बच्चों को कुछ याद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, कॉपी में बड़े बड़े स्पेस छोड़कर बड़ा बड़ा लिखकर कॉपी भरने की कोशिश करते हैं। वो कह रही मैं ऐसा नहीं कर रही थी। वट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग, मैंने सोचा क्यों ना कन्विंसिंग आर्गूमेंट हो,
कन्विंसिंग आर्गुमेंट का मतलब जिससे मैं ये बता सकूं कि ये प्रूव कर सकूं कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बोलना कितना जरूरी है। नेसेसिटी मीन्स जरूरी या जरूरत, टॉकिंग मीन्स बोलने की। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट की क्वालिटी है, ट्रेट का मतलब क्वालिटी। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं बेस्ट करूंगी अपना इस क्वालिटी को अपने कंट्रोल में रखने की। हालांकि बोलना गलत नहीं है, उसने कहा कि बोलना तो अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल में करना शुरू करूंगी। बट देखिए, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब उसने क्या लिखा, उसने लिखा लेकिन, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को इससे क्योर नहीं कर पा रही हूँ। क्योर का मतलब होता है जब हम इलाज करते हैं, तो मैं इसका इलाज नहीं कर पा रही हूँ ऑफ द हैबिट, इस हैबिट की, क्योंकि ये हैबिट मुझे कहाँ से मिली है, मेरी माँ से मिली, क्योंकि मेरी माँ भी इतनी बात करती हैं जितनी कि मैं, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं करती हैं। दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है। इनहेरिट मीन्स होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हो, ट्रेट का मतलब क्वालिटी, तो उसे बोलने की क्वालिटी अपने पूर्वजों से प्राप्त थी। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मिस्टर कीसिंग जो थे वो मेरे आर्गूमेंट से एक हंसे, काफ़ी मुस्कुराए। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैं आगे भी ऐसी बातें करती रही, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया, बोले तुम नहीं मानोगी, ये दूसरा ऐसे लिखो। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन, अब उन्होंने क्या लिखा था उस ऐसे का नाम, उस ऐसे का नाम लिखा था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकरेजिबल मीन्स होता है जो ठीक ना हो, जिसे ठीक ना किया जाए, दैट कैन नेवर बी करेक्टेड, इसमें लिखा हुआ है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जाए वो इनकरेजिबल होता है। उन्होंने कहा तुम ऐसी चैटर बॉक्स हो जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उन्होंने उसका इसी पे लिखो एक ऐसे। आई हैंडेड इट इन, और मैंने ले लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मैंने फिर उसे दिया वो, मतलब वो ऐसे लिखकर, और फिर 2 लेसन तक मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं हुई, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जब वो तीसरा लेसन पढ़ाने आए, ही वुड फाइनली हैड इनफ, अब उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने फिर चालू कर दिया बोलना। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और क्लास में इतनी टॉकिंग करने के लिए उन्होंने फिर मुझे एक ऐसे दिया, और उसका टाइटल क्या दिया, इंटाइटल्ड करके दिया। इंटाइटल मतलब टाइटल रखना। क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक क्वैक मीन्स होता है कैके करना, जैसे आपने देखा होगा क्वैक इज द साउंड ऑफ डक, डकलिंग का भी एक साउंड होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैके करती रहती हो, अब इस पर लिखना है तुम्हें। अब उन्होंने एक टॉपिक बना के दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये उन्होंने एक हेडिंग बना के दिया और कहा अब इस पर ऐसे लिखोगी, तुम नहीं मानोगी ऐसे। फिर क्या होता है देखिए, द क्लास रोड, पूरी क्लास रोर करने लगी। रोर मीन्स होता है दहाड़ना है, हंसना, पूरी क्लास हंसने लगी। उसने उन्होंने देखा देखो ये नहीं मान रही। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, मैं भी हंसने लगी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, हालांकि मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी कि अब मैं कितनी जेन्यून चीजें लिखूं। जेन्यून का मतलब ओरिजिनल, क्योंकि मैं उस टॉपिक के बारे में सब कुछ तो पहले ही लिख चुकी हूँ, अब इतनी ओरिजिनल चीजें मैं कहाँ से लाऊंगी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये समय वो था कि मुझे कुछ और करना चाहिए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त सेन, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री में गुड था, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने को ऑफर दिया मुझे। टू राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, उसने कहा क्यों ना राइट इस ऐसे को हम वर्ड्स में लिखें। वर्ड्स का मतलब होता है पोएम की फॉर्म में। एंड आई जंप फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी, मैंने कहा ये ठीक रहेगा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मुझ पर मेरी मजाक उड़ाना चाह रहे हैं विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस मजाकिया सब्जेक्ट से। मजाक, रिडिकुलस मीन्स होता है मजाकिया, घटिया कह सकते हो आप। ये घटिया जो सब्जेक्ट मुझे दिया है लिखने को, इससे वो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, और मैं इस जोक को उन्हीं पर लागू कर दूंगी। फिर क्या हुआ, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश कर दी। एंड इट मतलब मैंने पूरी पोएम लिख दी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी, पोएम बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और ये एक डक की कहानी थी, मदर डक की। एंड ए फादर स्वान, और एक फादर स्वान की। विथ 3 बेबी डकलिंग, और उनके 3 बच्चे थे बेबी डकलिंग। डकलिंग मतलब डक का, डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं। हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें मार दिया गया था, उसके फादर ने ही मार दिया था, मतलब स्वान ने मार दिया था अपने ही बच्चों को। क्यों? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो ज्यादा क्वैक करते थे, ज्यादा कैके करते थे। तो कितना बुरा किया उसने, अपने ही बच्चों को मार दिया। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे,
और ये सौभाग्यवश जो मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने इस जोक को सही तरीके से लिया। अगर गलत तरीके से लेते तो वो चिढ़ जाते, लेकिन उन्होंने सही तरीके से लिया कि हाँ इतना ज़्यादा चिढ़ना नहीं चाहिए। ही रीड द पोएम इन द क्लास, उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट, अपने कमेंट उसमें ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और भी कई क्लासेस में उसे पढ़ा, मतलब इतना अच्छा लिख दिया था उसने। सिंस देन, क्योंकि टीचर देखिए कोई भी टास्क देता है तो इसलिए नहीं देता कि उसे मतलब शर्म महसूस हो, बल्कि इसलिए देता है ताकि इसकी हैबिट भी छूट जाए और वो कुछ नया भी सीख ले। तो वैसा ही हुआ। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया, मैंने इतना अच्छा लिखा कि मैं बोल सकती हूँ और मुझे कोई भी होमवर्क एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके अपोजिट, ऑन द कंट्रेरी मतलब के अपोजिट, के विरोध में, मतलब के खिलाफ, मतलब इसके अपोजिट मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब तो मिस्टर कीसिंग भी जोक सुनाते रहते हैं, मतलब वो भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी मुझसे इतना सीखा। योर्स एन, और ये यहाँ पर आकर उसके जो डायरी जो उसने लिखी थी किटी अपने दोस्त के लिए, वो पर एंड होती है। और ये कहाँ से ली गई है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो मैंने बताया था उसके फादर ने पब्लिश कराई थी, वहीं से। मुझे उम्मीद है इसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो जाता है, लेकिन जब आप लाइन बाय लाइन समझेंगे तब आपको इतनी कंसंट्रेशन तो रखना पड़ेगा जिससे कि आप इस पूरे चैप्टर का मीनिंग प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ।